नमस्कार। नेपाल के उद्योगपति विनोद चौधरी आने वाले 2 साल में भारत के घर घर में छा जाएंगे। ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें नेपाल की तरफ से नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड को न्योता दे दिया गया है और पूरी संभावना है कि प्रचंड जी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जाएं। हालांकि अभी कुछ फेरबदल हो सकता है, मतलब उम्मीद तो नहीं है फेरबदल होने की, यानी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन राजनीति का दोस्तों कोई भरोसा नहीं होता है, कब कौन सा नेता दल बदल ले इसका भरोसा नहीं होता है। लेकिन जहां तक कन्फर्म है कि शनिवार को मोदी दोबारा तीसरी बार शपथ लेंगे। अब जानिए विनोद चौधरी भारत में क्या करने वाले हैं। आने वाले 2 सालों के अंदर ही अंदर जो नूडल बनाने वाली छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको अपने अंडर में ले लेंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि विनोद चौधरी की जो मैगी चाव चाव चलता है इंडिया में, मैगी वो बड़े ज़बरदस्त स्तर पर चलती है, यानी बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में 2 या 3 साल में छोटे उद्योगों को जो कि नूडल बनाते हैं उनको विनोद चौधरी अपने अंडर में ले लेंगे और तब पूरे भारत में विनोद चौधरी की मैगी चलेगी। आपको पता होना चाहिए कि इस समय विनोद चौधरी की जो संपत्ति है नेपाली करेंसी में देखेंगे तो 2 खरब 35 अरब है लगभग, जो कि नेपाल की जीडीपी का 5% होता है। यानी अकेले विनोद चौधरी के पास में नेपाल की जीडीपी का 5% पैसा है। और दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि कुछ वामपंथी नेपाली ऐसा कह सकते हैं कि विनोद चौधरी नेपाल के साथ धोखा करते हैं, ऐसा कुछ वामपंथी कहते हैं, जो कि दोस्तों सरासर गलत है। अगर विनोद चौधरी ये धंधा नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा। विनोद चौधरी ने नेपाल का नाम रोशन किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि $25 लाख विनोद चौधरी ने भूकंप पीड़ित लोगों को दान भी दिया था। इतना दान कोई नहीं दे पाया नेपाल में। तो अभी यदि विनोद चौधरी भारत की छोटे छोटी जो घरेलू टाइप के उद्योग हैं, नूडल्स बनाते हैं, इनको अपने अंडर में ले लेते हैं, तो आप निश्चित से जान लीजिए कि भारत के हर घर में विनोद चौधरी के यहाँ बनी मैगी या वाई होगा। और जो संपत्ति अभी $1.8 बिलियन की है वो बढ़ के $3 बिलियन भी पहुंच सकती है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और भारत में मैगी बहुत ज़्यादा चलता है। लगभग सभी लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन मैगी जरूर खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विनोद चौधरी का जो प्लानिंग है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा और नेपाल के उद्योगपतियों को भी करना चाहिए था, क्योंकि नेपाल के सामने 145 करोड़ भारतीय लोगों की मार्केट खड़ी है। लेकिन नेपाल में वामपंथी विचारधारा के कारण नेपाल की इंडस्ट्रीज को वामपंथियों ने तबाह कर दिया, जिससे हुआ क्या, नेपाल इंडस्ट्रियल विकास नहीं कर पाया और जो नेपाल में कारखाने भी थे वो भी कुछ बंद हुए। गलती किसकी? गलती है कम्युनिस्ट लोगों की, जिन्होंने नेपाली जनता में डर फैलाया कि भारत की कंपनियां यहाँ ज़्यादा खुलेंगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हो जाएगा और भारत नेपाल को अधिग्रहण कर लेगा। इस प्रकार का डर फैलाया कुछ वामपंथियों ने, जो कि विदेशी इशारों पर चलते थे। कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि विदेशी इशारे पे नेपाल ने इंडस्ट्रियल विकास नहीं किया। नेपाली जनता में झूठ बताया गया, डर फैलाया गया कि भारतीय कंपनियां खुलेंगी तो नेपाल का विलय भारत में कर देगी। दोस्तों अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी ही नहीं, यूनाइटेड नेशन नहीं था। आज ऐसा करना असंभव है। नेपाल के सामने 145 करोड़ लोगों की मार्केट खड़ी है। पूरी दुनिया भारत की मार्केट को पकड़ना चाहता है। चीन भारत के बीच इतना टेंशन है, फिर भी चीन भारत की मार्केट को नहीं छोड़ना चाहता बल्कि पकड़ना चाहता है। अमेरिका पकड़ना चाहता है, जापान पकड़ना चाहता है, पूरा यूरोप पकड़ना चाहता है, रूस पकड़ना चाहता है, सऊदी अरब, ईरान, सब भारत की मार्केट को पकड़ना चाहते हैं, उस पर काम कर रहे हैं।
लेकिन दो गधे देश, एक पाकिस्तान एक नेपाल, बुरा मत मानना, गधे ही देश हैं ये, जिन्होंने भारत से फालतू की दुश्मनी मोल ली और अपने इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया। पाकिस्तान भारत से जो सामान खरीदता है वो पहले दुबई जाता है और वहां से आता है फिर पाकिस्तान में, जबकि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है और डायरेक्ट सामान जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियों के कारण पाकिस्तान का आज पूरी दुनिया में बुरा हाल है। पाकिस्तानी जनता में झूठा राष्ट्रवाद दिखा के भारतीय सामान पे बैन लगाया। इसी प्रकार की तैयारी नेपाल में भी चल रही है। हालांकि नेपाल आसानी से बैन नहीं लगा सकता, लेकिन विदेशी ताकतें तो पूरी प्लानिंग बना रही है नेपाल में कि भारतीय सामान बैन करना है, भारत का सामान नेपाल नहीं जाना चाहिए, नेपाल का सामान भारत नहीं जाना चाहिए। इससे होगा क्या, भारत को भी नुकसान होंगे और नेपाल को भी नुकसान होंगे, लेकिन भारत को कम होंगे, नेपाल को ज्यादा होंगे। नेपाल के सामने 145 करोड़ लोगों की मार्केट खड़ी है और नेपाल इसका फायदा नहीं उठा पाया। सोचने वाली बात है कि अगर नेपाल सरकार अपनी टैक्स दरों में कमी कर दे, भारत से रॉ मटेरियल लाए और फिर भारत को ही बेचे, तो नेपाल का इसी में नेपाल एक विकसित देश बन जाएगा। क्योंकि नेपाल कोई बड़ा देश नहीं है, यानी 2.5-3 करोड़ लोग हैं नेपाल में, लगभग 3 करोड़, और 3 करोड़ लोग अगर लगातार सामान बनाएंगे, भारत को बेचेंगे, तो किसी को विदेश जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेपाल ऐसा नहीं करता, कारण नेपाल में कुछ विदेशी ताकतें बैठी है जो चाहती हैं भारत और नेपाल के संबंध पूरी तरीके से अलग हो जाएं, बंद हो जाएं, और इस पर काम चल रहा है पिछले 50 साल से। यही कारण रहा कि नेपाल अपनी इंडस्ट्रियल का विकास नहीं कर पाया, अपनी इंडस्ट्रीज का विकास नहीं कर पाया। भारत ने 1996 से नेपाल में बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां खोलना चालू किया, लेकिन विदेशी ताकतों ने वामपंथियों के जरिए, कम्युनिस्टों के जरिए लगातार फैक्ट्रियों में हड़तालें करना चालू कर दिया। जो वहाँ के जनरल मैनेजर होते हैं या उद्योगपति होते हैं, उनका अपहरण चालू कर दिया, उनसे टैक्स वसूलना चालू कर दिया और महीने में 10-10 दिन बंद का ऐलान कर दिया, जिससे कि भारतीय फैक्ट्रियों को बड़ा नुकसान हुआ। अगर उस समय वामपंथी नहीं होते, कम्युनिस्ट नहीं होते, तो गारंटी देता मैं कि इस समय नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $6,000 से पार हो चुकी होती। इतनी फैक्ट्रियां खुल जाती नेपाल में। जैसे मलेशिया बहुत गरीब देश था, लेकिन वहां पे कुछ विदेशी कंपनियां आई, आज उसकी प्रति व्यक्ति आय $31-32 है सालाना। क्यों हुई? एक गरीब देश था, इसलिए हुई कि वहां पे फैक्ट्रियां खुली। नेपाल में भी ऐसी फैक्ट्रियां खुलने वाली थी, लगातार भारतीय कंपनियां आ रही थी, लेकिन माओवादियों ने नेपाल की इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया और भारतीयों ने जितने भी वहां फैक्ट्रियां खोली थी, बहुत सारों को बंद करना पड़ा, कारण माओवादी। और नेपाल के लोग इसका दोष भी भारत को देते। इसका दोष भारत को मत दीजिए, इसका दोष उनको दीजिए जिन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी को पैदा किए, भारत के अंदर भी पैदा किए और नेपाल के अंदर भी पैदा किए। अब नेपाली कहते हैं भारत ने पैदा किया, वो भारत ने पैदा नहीं किया। भारत में भी तो कम्युनिस्ट पैदा किए किसी ने, किसने किए? कोई है ना विदेशी ताकत। तो जिसने भी कम्युनिस्ट पैदा किए उसने नेपाल की इंडस्ट्रीज की धज्जियां उड़ा के रख दी है और नेपाल की प्रति व्यक्ति आय आज भी $1,500 है, जो कि बहुत कम है।